मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट। मैं इसकी वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ और आज बनाने का रीज़न बस इतना सा है क्योंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं जिनका बैकग्राउंड बेसिकली इंजीनियरिंग है। तो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज़ थे जो कि मैसेज करके पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो भी बना देता हूं और अपनी एडवाइस भी आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल क्राइटेरिया, थोड़ा सा मैं कट ऑफ का भी हिंट दे दूंगा आपको, एग्जाम पैटर्न क्या है वो सब डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो भरने ना भरने की एडवाइस है वो मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि बिल्कुल आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अगर आपके सामने आगे कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है और आप उस पर पूरी तरीके से फोकस ना हो तब। अगर कोई एग्ज़ाम है आपका आगे और उस टारगेट फिक्स है कि हाँ आने वाला है और उसकी प्रिपरेशन आप लॉन्ग टाइम से कर रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो। अगर सिलेबस आपका मैच नहीं करता है, डेफिनेटली टेक्निकल का होगा तो मैच नहीं कर रहा होगा। बट जिन लोगों का ये है कि अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं कि नई वैकेंसी आएगी, टेक्निकल की प्रिपरेशन करेंगे या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल एग्जाम की, उनको तो मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि भर दीजिए। डे बाय डे जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो डिक्रीज़ होती जा रही हैं और इन फ्यूचर और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होंगी। कुछ ही सेक्टर्स बचे हैं जिनमें आरबीआई भी है। अब इसका भी प्राइवेटाइजेशन जैसा कुछ है नहीं, ये तो वैकेंसी आएगी बट जब बाकी चीज़ें उधर जाएंगी तो फिर बाकी लोग इधर ही टर्न आउट होंगे जो बची हुई वैकेंसी होगी। तो अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि वेट मत करिए, भर दीजिए। अदरवाइज बाद में कभी पछताएंगे और फिर यही होगा ना कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे हिसाब से आपको भरना चाहिए और ऐसा नहीं कि यहाँ का नॉन टेक्निकल पढ़ा हुआ आपका टोटली वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम जो हो रहे हैं आजकल उनमें भी तो नॉन टेक्निकल पूछा ही जाता है। थोड़ा बहुत जो एप्टी रीजनिंग वाला पोर्शन है अगर उसी को छोड़ दें बाकी तो सब आपके काम का ही है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको भरना चाहिए एग्ज़ाम, प्रिपरेशन भी करना चाहिए और एग्ज़ाम भी देना चाहिए। सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है। तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 950 पोस्ट है बट सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में बेसिकली 3 फेज दिया गया है। एक होगा आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा होगा आपका मेन एग्ज़ाम और एक होगा आपका लैंग्वेज का टेस्ट। ठीक है, जिसमें से प्रीलिमिनरी में जो लोग क्वालिफाई होंगे वो मेंस दे पाएंगे और जो लोग मेंस में क्वालिफाई होंगे उनको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। बट लैंग्वेज टेस्ट केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी वो केवल और केवल आपके मेंस एग्जाम के बेसिस पे बनाई जाएगी। बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे मैं बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है और क्या कट ऑफ गया था लास्ट टाइम अगर हम 90-20 की बात करें। ये जो वैकेंसी है 2021 वाली है, भले 2022 चल रहा है ये बट ये 2021 वाली वैकेंसी है। यहाँ पे आप डेट देख पाओगे। तो फॉर्म ऑलरेडी ओपन है, फिलअप कर सकते हो। कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। जैसे ये पीडीएफ नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट है उनकी ऐसे ही ब्लिंक कर रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो हो जाएगा। मैं आगे आपको बता दूंगा, अभी पूरा आगे बढ़ लेते हैं। पहले एक बार एप्लीकेशन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि कोई कैंडिडेट अगर गुजरात का है, अगर उसको लगता है कि नहीं मैं तो गुजरात वाली में यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 35 ही है, यहाँ पे मैं देखूँ तो ये पोस्ट ज़्यादा है तो मैं इसको अप्लाई करूँगा, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक इशू है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप जिस सेंटर के लिए अप्लाई करें वहाँ उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे ये कानपुर लखनऊ है, हिंदी चलती है, यूपी की बात हो रही है तो हिंदी आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उसी तरीके से मुंबई है तो मुंबई सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हो बट आपको मराठी आनी चाहिए, मराठी लिखना पढ़ना आना चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट आपका बाद में होगा मेंस के बाद। अगर आपको लगता है यार कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, बाद में जब मेंस क्वालिफाई कर लूँगा तो सीख लूँगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि जो लैंग्वेज टेस्ट है वो केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बट ऐसा भी नहीं सोच लेना है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। कट ऑफ में ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है, कम वैकेंसी वाले से ज़्यादा वैकेंसी वाले का। जरूरी ये भी नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा सोच के अप्लाई कर देते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा लोग ज़्यादा वैकेंसी की तरफ चले जाते हैं तो कट ऑफ ऊपर भी चला जाता है। तो ये आपके विजडम पे डिपेंड करता है कि आप किसको अप्लाई करते हैं, कहाँ आपके लिए कन्वीनियंट है, तो आप देख लेना कहाँ पे आपको अप्लाई
करना है। बस एक ही कंडीशन है कि आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। बाकी डिटेल मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। जो काम की चीज़ें हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जल्दी से हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ। ये सारी चीज़ें दिया गया है, बाकी डिटेल है, अगर किसी के पास पीएच है तो वो देख लेना आप लोग। बाकी कुछ गाइडलाइंस हैं, आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो, बहुत ज़रूरी नहीं है। हर एडवर्टीजमेंट में सारी चीज़ें दी गई रहती हैं। आपकी जो एज है वो 20 to 28 के बीच होनी चाहिए, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। इसमें बिल्कुल आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्वेशन का जो रिलैक्सेशन है उसकी बेनिफिट्स आपको मिलेगी, बट उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने कोई रिजर्वेशन लिया है और आपके पास अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं हैं। तो एक चीज़ और कि आपको यहाँ पे कम्युलेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी है और वो एक्स सर्विस मैन भी है तो वो चाहेगा कि इन दोनों का जोड़ के रिलैक्सेशन मिल जाए, तो वैसा नहीं होगा। या फिर कोई वुमन है और वो एससी है तो चाहे कि ये 10 ईयर का भी मिल जाए और ये 5 ईयर का भी मिल जाए, या ओबीसी से तो ये 3 ईयर मिल जाए, 10 ईयर दोनों जोड़ के 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाए, तो वैसा नहीं होगा। हालांकि आप सभी को पता भी होगा ये सारी चीज़ें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिजर्वेशन अगर आप लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे। बाकी बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो चलेगा, 50% के साथ आप पास होने चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री यहाँ पे चलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नॉन टेक्निकल एग्जाम है, मतलब आप जस्ट ग्रेजुएट हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप पर्टिकुलर किसी रिक्रूटिंग ऑफिस को अप्लाई करते हो तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पहले मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो रिक्रूटिंग ऑफिस है नीचे दिया गया है कि बेसिकली कौन सा सेंटर किस रिक्रूटिंग ऑफिस में आता है। पहले आप ये स्कीम देख लें एग्जाम का, नीचे वो बताया गया, वो मैं दिखा दूंगा आपको बेसिकली कौन कौन सी लैंग्वेज अगर आप कहाँ से अप्लाई करते हो तो आपको आना चाहिए, जैसे ऊपर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया भी। प्रीलिम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है ना वही केवल इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो पेपर होगा उसका 2 मोड होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट, ठीक है। अब इसका कट ऑफ क्या जाता है ये ध्यान रखना है। अगर मैं जनरल के कट ऑफ की बात करूं तो जनरल का कट ऑफ मिनिमम लास्ट टाइम जो गया था वो गया था 89। ये मैं पूरे सेंटर्स की बता रहा हूं ना, पूरे सेंटर में से जिसका सबसे मिनिमम गया था वो गया था 89 और जो मैक्सिमम गया था वो गया था 95। उसी तरीके से अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS का गया था 83 और 95, सॉरी ये 89 नहीं था, 87 भी गया था एक जगह का, ये 83 और 95 के बीच में था। उसी तरीके से OBC का, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये दोनों एक जैसे हैं। जैसे मान लीजिए किसी सेंटर पे जनरल कट ऑफ 95 गया होगा तो उस सेंटर पे EWS का कट ऑफ जनरल से कम ही होगा, तो वो कुछ गया होगा 89, 82, 83 वट एवर दैट, मतलब 83 से ज़्यादा होगा। OBC की बात करें तो OBC का मिनिमम कट ऑफ जो गया था किसी भी सेंटर का वो गया था 84 और जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था वो गया था 95। तो ये आपका OBC का हो गया। अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी का जो मिनिमम गया था वो गया था 77 और जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था वो गया था 88। और SC की बात करें तो SC का गया था 84 से लेके 92 के बीच, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है किसी सेंटर का, ये मैक्सिमम कट ऑफ है किसी सेंटर का। तो आपको एक रेंज पता चल गई होगी, हालांकि वेरिएशन इसमें भी रहेगा। तो आप देख लो कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, ये परसेंटेज इतना मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100, मतलब एकदम देख लो कि कितना कट टू कट कंपटीशन है। लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करके आ जाते हैं, मान के चलते हैं ह्यूमन एरर 4 to 5%, 10% तक, तो बस वही मार्क्स कटता है। और जहाँ पे 95 गया है वहाँ तो 10% का ह्यूमन एरर भी नहीं है। मेंस एग्जाम, हाँ यहाँ पे जो आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है वो भी कुछ वेरी करता रहता है। तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे जो मैक्सिमम किसी सेक्शन में गया है वो 13 गया है, मिनिमम 9, तो 9 to 13 यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होता है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का। सबसे ज़्यादा जो सेक्शनल कट ऑफ जाता है वो जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, ठीक है। इंग्लिश का थोड़ा सा कम रहता है, बाकी रीजनिंग का आसपास, अब जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में जाए बट इसके आसपास रहेगा। तो आप ये मान के चलो कि आपको 11 से 12 नंबर हर सेक्शंस में तो लाने ही लाने हैं, उतना मिनिमम चाहिए। बाकी जो आपका सेक्शन स्ट्रांग है उसमें ज़्यादा ले आइए। बाकी अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है तो टोटल 200 क्वेश्चन है, टोटल 200 मार्क्स हैं।
यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो जनरल का जो कट ऑफ है मैंने ऊपर लिखा था JAN, तो जनरल का कट ऑफ जो है यहाँ पे दैट इज 86 टू 125 के बीच में। मिनिमम जहाँ का गया था वहाँ पे 86, मैक्सिमम जहाँ पे गया था वहाँ पे 125 गया था। EWS की बात करें तो 104 से लेके 122 के आसपास गया था। OBC की बात करें तो OBC का 91 से लेके 116 गया था। और अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो 76 से लेके 108 गया था। अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो दैट इज 72 टू 114 गया था। तो ये आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ हो गए। अब आपको देख लेना है कि अगर मेंस में सेलेक्ट होना है तो मिनिमम इतने तो होने चाहिए जनरल कैटेगरी से हो तो, क्योंकि इससे कम पिछली बार नहीं गया था तो इस बार तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। लोग तैयारी कर ही रहे हैं, जो पिछली बार 1-2 नंबर से रुक गए होंगे वो भी तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए डे बाय डे कट ऑफ बढ़ता है। उससे पहले का कट ऑफ आप देखोगे 18-19 का तो उससे कम गया, उससे पहले का कट ऑफ देखोगे तो उससे कम गया है। तो इस बार भी कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब ये मान के चलो कि ठीक ठाक मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। वो भी आपके सेंटर पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे वेरिएशन भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके सेंटर पे डिपेंड करता है कि आपके सेंटर पे कितनी वैकेंसी है, क्या एप्लीकेशंस आए हैं, कैसे लोग पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा है, बट आप टारगेट रखें मैक्सिमम वाला ना, जो यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ है उसके आसपास का आप टारगेट रख लें मेरे हिसाब से। बाकी जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप कहीं से अप्लाई कर रहे हो तो कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे आप अहमदाबाद से कर रहे हो गुजराती आनी चाहिए, बेंगलोर से कन्नड़ा, भोपाल हिंदी, हिंदी में मैक्सिमम जगह होगा, चंडीगढ़ आपको पंजाबी हिंदी कुछ भी आती हो चलेगा। और ये गुवाहाटी का हो गया, हैदराबाद जयपुर की अगेन हिंदी, कानपुर लखनऊ हिंदी। बाकी देख लो आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हो, नागपुर मराठी हिंदी, मुंबई मराठी, कोंकणी, ये सारी लैंग्वेज हैं, न्यू दिल्ली हिंदी। तो जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हो वहाँ से कर लीजिए, बट देख लेना कि आपको लैंग्वेज आती है या फिर नहीं आती है। नहीं आती है तो सीखना है। बाकी चीज़ें, द एबव ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन बाई लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। पहले मैंने आपको बता दिया है। कैंडिडेट जो आपका पास करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी जो पास करेगा उसको मेंस देना होगा, जो मेंस पास करेगा उसको आपके लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका उतना नेगेटिव मार्क मिलेगा। बाकी रिजल्ट कब आएगा तो प्रीलिम का रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा, मेंस का भी हो जाएगा उसी टाइम पे, और ये मई जून तक आ जाएगा। ये रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी सारा काम होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगेन वही सारी चीज़ें मेंशन हैं। द ओनली सच नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हु स्टैंड सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑन द मेंस ऑनलाइन एग्जाम। अगेन द सेम थिंग है, एक बार आप रीड आउट कर लेना इसको। फाइनल सिलेक्शन पहले मैंने बता दिया है, टोटली किस पे बेस्ड होगा, आपके मेंस एग्जाम पे बेस्ड होगा। बाकी जो आपका लैंग्वेज का है, प्रीलिम का है, वो दोनों बस क्वालिफाइंग है। एक बार आप प्रीलिम क्वालिफाई करके मेंस में चले गए, प्रीलिम का कोई मतलब नहीं है। मेंस के बाद आप लैंग्वेज क्वालिफाई करके मेंस के बेसिस पे आपका बेसिकली जो सिलेक्शन है वो मेंस के बेसिस पे हो जाएगा। तो खैर ये बेसिक चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए। पे स्केल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो कितनी पे स्केल है इस टाइम जो चल रही है, दैट इज़ 45,000 आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप बैंक आपको रूम नहीं दे पाता है तो 15% आपको हाउस रेंट भी देगा, तो इसका 15% और आप ऐड कर लीजिए। अगर बैंक में रहते हैं तो ये 15% नहीं मिलेगा, तब ये वाली सैलरी मिलेगी। तो ये बेसिक है। हाँ डेफिनेटली बाद में जो आपका इंक्रीमेंट होता है इस पर गवर्नमेंट रूल वो तो होगा ही। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग वहीं पे रहेगी जिस जोन से आपने अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद जोन वाइज ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप वेस्ट जोन में हैं तो अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, नागपुर, इन सारे सेंटर्स पे आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जोन वाइज ट्रांसफ़र होता है, साउथ वाले साउथ जोन, नॉर्थ वाले नॉर्थ जोन, ईस्ट वाले ईस्ट जोन। तो जोन के हिसाब से आपका ट्रांसफ़र होगा। जैसे मुंबई में आपने अप्लाई किया तो आपको अहमदाबाद भी भेज देंगे ये स्टार्टिंग के बाद ट्रांसफ़र। एक बार तो आपके जो नियरेस्ट ऑफिस में कर देते हैं ये जनरली, बट डिपेंड करता है ना कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है उनको, उसके हिसाब से कर देते हैं। बट आप जोन में ही रहोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलिए ये सब डिटेल काम की है नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो अराउंड हर सिटी में, आपके हर मेजर सिटी में सेंटर है, तो एग्जामिनेशन सेंटर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो मैं आपको एक बार एप्लीकेशन प्रोसीजर दिखा देता हूँ। नीचे कुछ खास एज सच है नहीं, कैसे आपको अप्लाई करना है वो चीज़ें हैं। और 450 अगर लगेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हो, मतलब OBC EWS जनरल कैटेगरी को 450 रुपीज़ पे करना है।
थोड़ा सा आपको ध्यान से पे करना है, फ़ोटो साइन सब कुछ अपलोड कर लेना है, फ़ी पेमेंट कर देना है, सबमिशन प्रॉपर ढंग से कर देना। मुझे नहीं लगता कि आपको इतने डिटेल की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, जो लोग देख रहे हैं मुझे, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। फॉर्म फिलअप में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कुछ लोगों को कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप ये डिटेल दिए गए हैं ना, वो सर्टिफिकेट जो उनको चाहिए, EWS का यहाँ पे है, बाकी कैटेगरी का है, एक सर्विसमैन का है, तो वो सब काम की चीज़ें नहीं हैं। गूगल पे जाइए और वहाँ पे आपको टाइप कर लेना है RBI असिस्टेंट। जैसे देख लीजिए बहुत सारे गूगल सर्च दिखा रहे हैं, तो RBI असिस्टेंट आपने सर्च किया, ओपन हो जाएगा। पहला जो ओपनिंग देखो, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी RBI, तो ये इसको आपको ओपन कर लेना है। इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे वही सारी डिटेल है जो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट 2021, इस पर क्लिक कर देना है आपको। अब ये नया पेज ओपन हो गया। ये नया पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, मतलब इससे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन किया है तो लॉगिन कर लेना है फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बेसिक डिटेल फिलअप करके, फिर यहाँ से लॉगिन करके बाकी का जो डिटेल है आपको दिखाएगा, वहाँ से फिलअप कर लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना है। यहाँ पे IBPS ऑनलाइन दिखा रहा है, बट कोई बात नहीं, यहीं से अप्लाई करना है IBPS ऑनलाइन वाले पोर्टल से ही। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।